मेरा नाम राहुल है। मेरा अपना एक बिजनेस है जिसका नाम सिंह कारपोरेशन है। मुंबई की वो सुबह बहुत खास थी। सूरज की पहली किरण जब शहर की बिल्डिंगों पर पड़ी तो जिस बिल्डिंग पर सबसे पहले रोशनी पड़ी वो थी विराज कारपोरेशन की शीशे से बनी हुई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग सिर्फ एक ऑफिस नहीं थी बल्कि ताकत, दौलत और रुतबे की जीती जागती मिसाल थी। विराज चौहान का ऑफिस 98वीं मंजिल पर है। जैसे ही लिफ्ट की घंटी बजी, 98वीं मंजिल पर मौजूद विराट चौहान के अपने ऑफिस के दरवाजे खुले। विराट चौहान भारत की बिजनेस दुनिया का सबसे चमकता हुआ सितारा था। उसका कद 6 फुट से ऊंचा, अच्छी तरह से बने हुए बाल, धीमी चाल और एक ऐसा भरोसा जो कमरे में खामोशी से दखल करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। उसके कपड़ों का हमेशा खास ख्याल रखा जाता था। आज भी वो एक महंगे ब्रांड का नीले रंग का सूट पहने हुए था। हाथ में रोलेक्स की घड़ी थी और जूते पेरिस के मशहूर डिज़ाइनर के डिज़ाइन किए हुए थे। विराज की ज़िंदगी एक किताब की तरह नहीं बल्कि एक फिल्म की तरह थी, क्योंकि वो एक काफ़ी गरीब परिवार में पैदा हुआ था, मगर समझदारी और बुद्धिमानी ने उसे कुछ ही समय में रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और मीडिया तक पहुंचा दिया। उसका बिजनेस एम्पायर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क और इस्तांबुल जैसे कई और देशों में भी फैला हुआ था। वो अपनी मीटिंग्स में समय के एक एक मिनट की कीमत को जानता था और फैसला ऐसा करता जैसे वो किस्मत का मालिक हो। लेकिन हर एक इंसान की बराबरी करने वाला एक और इंसान ज़रूर होता है। वैसे ही विराज की बराबरी करने वाला राहुल सिंह। लोग मुझे महान शख्सियत का मालिक बोलते हैं। मैं विराज की तरह खामोश, सख्त मिजाज नहीं था बल्कि लोगों का हीरो था, मीडिया का फेवरेट और कारपोरेशन इंडस्ट्री का गोल्डन बॉय कहलाता था। मेरी अच्छी शख्सियत, दोस्ताना मुस्कुराहट नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम करती थी। सिंह इंटरप्राइजेज मेरे बिजनेस एम्पायर का नाम था, जिसे चलते बैंकिंग, फार्मास्यूटिक्स, कंस्ट्रक्शन, होटल मैनेजमेंट और एयरलाइंस भी मेरे हाथों में था। मुंबई में मेरा आलीशान ऑफिस महल जैसा था, जिसकी दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, संगमरमर का फर्श और दीवारें, और बिल्डिंग के बाहर दुनिया की एक से एक महंगी गाड़ियों की पूरी लाइन लगी हुई थी। मेरी एक एक प्रेजेंटेशन लाखों रुपए कमा लेती थी और मेरी बिजनेस इंडस्ट्रीज को एमबीए की क्लासेज में पढ़ाया जाता था। विराज और मैं दोनों अपनी अपनी दुनिया के राजा थे, लेकिन राजशाही एक ही वक्त में दो लोगों के हाथों में नहीं आती। यही वजह थी कि पिछले 7 सालों से हम दोनों की दुश्मनी कारपोरेट दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई समझी जाती थी। अगर विराज ने मुंबई के करीब एक नया बिजनेस पार्क लॉन्च किया तो मैंने दिल्ली में न्यू स्मार्ट इकोनॉमिक जोन बना दिया। अगर विराज ने दुबई में ऊर्जा क्षेत्र में हाथ डाला तो मैंने कतर और लंदन में अपने कदम जमा लिए। हम दोनों के बीच मुकाबला सिर्फ तरक्की का नहीं था बल्कि ये मुकाम, रुतबा और खुददारी की जंग थी। हम दोनों का मीटिंग करने का तरीका और एक दूसरे की मौजूदगी में खामोशी और मीडिया पर दी जाने वाली खबरें इस बात का सबूत थी कि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मज़े की बात तो ये थी कि हम दोनों के बीच इतनी दूरियां होने के बाद भी हम दोनों के ख्वाब एक जैसे थे। हम दोनों ही भारत को बहुत ऊंचे मुकाम पर लेकर जाना चाहते थे, मगर हम दोनों के रास्ते अलग अलग थे। विराज का मानना था कि तरक्की सिर्फ रफ्तार और सख्ती से ही हासिल की जा सकती है। वो भावनाओं से हटकर फैसला करता था और दिमाग की सुनता था। वो कभी जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं करता था। वो जज्बात को बहुत बड़ी कमजोरी समझता था। उसके आसपास के लोग उसे खामोश तूफान कहते थे, जो एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता था। मेरी सोच विराज से बिल्कुल अलग थी। मैं लोगों से मिलने जुलने पर यकीन रखता था। मैं अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से रहता हूँ और हर बात में दिल का फैसला मानता हूँ। मेरी कंपनी में काम करने वाले लोग मुझे अपना परिवार समझते थे और मैं खुद हर साल अपने ऑफिस में काम करने वाले सारे लोगों के लिए हर त्यौहार की तैयारी करता था। विराज के फैसले को इतना माना जाता था कि कई लोग उसके मशवरे के बिना कोई इकोनॉमिक फैसला नहीं करते थे। विराज की एक फ़ोन कॉल पूरे फैसले को बदल सकती थी और इधर मेरा फैसला भी बहुत मायने रखता था। बहुत तरह की इंटरनेशनल बिजनेस में मेरी मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती थी। मुझे भारत का मुस्कुराता सरमाया कहा जाता था, मगर जितना हम दोनों बाहर से मजबूत दिखते थे उतने ही अंदर से डरे हुए रहते थे। विराज को हर समय ये डर रहता है मेरी काबिलियत उसके रास्ते की रुकावट न बन जाए, और मुझे ये फिक्र रहती थी कि विराज का सख्त मिजाज मेरे मिलनसार स्वभाव को निगल न जाए। हम दोनों ही एक दूसरे को गिराने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बहुत साजिश करते हैं,
जैसे बाजार में एक दूसरे के बिजनेस मॉडल की तोड़फोड़, कंपनी में काम करने वाले लोगों को एक दूसरे की कंपनी से निकालने के लिए प्लान बनाना, फाइनेंस कमेटी में एक दूसरे से दुश्मनी करना। लेकिन आज तक कोई भी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सका। हम दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, हम दोनों का तरीका रवैया बिल्कुल अलग था। विराज को लोगों से बिल्कुल भी घुलना मिलना पसंद नहीं था और मैं अपने सारे वर्कर्स को अपने साथ लेकर चलता था। विराज अपने दिमाग की सुनता था और मैं अपने दिल की। एक दिन जब विराज की टीम ने मीटिंग ख़त्म की और वो अपने ऑफिस में आया, उसका ऑफिस मानो जैसे किसी महल से कम नहीं था। वो अपने ऑफिस में आकर एक बादशाह की तरह बैठ गया, मानो जैसे वो कोई राजा हो और वहाँ बैठकर अपनी हुकूमत करता हो। वो अपनी कुर्सी पर बैठा और एक कॉल करने लगा और बोला, मेरे ऑफिस में मेरी कॉफ़ी लेकर आओ। उसका हुक्म सुनकर एक नौकर उसके लिए एक कॉफ़ी लेकर उसके ऑफिस में आया। उसने कॉफ़ी लाकर उसकी टेबल पर रख दी और वहाँ से चला गया। विराज अपनी कुर्सी से उठकर विंडो के पास जाकर खड़े होकर कॉफ़ी पीने लगा और वो कॉफ़ी पीते हुए ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई हीरो खड़ा हो। वो कॉफ़ी पी ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में मेरे प्लान के बारे में लिखा हुआ था। मैं एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला था जिसकी खबर विराज तक पहुंच गई थी। यूएस रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे देखकर विराज एक लम्हे के लिए चौंक गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरी तरफ मैं राहुल सिंह अपनी छत पर बैठा शाम के वक्त सोचों में गुम था। मेरे सामने एक ख्वाब रखा था, वह ख्वाब जिसे मैं अगले महीने हकीकत बनाने वाला था। मगर मैं ये नहीं जानता था कि उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे कैसी कुर्बानी देनी होगी। ये एक खामोश रात थी, लेकिन एक ऐसी खामोशी जो आने वाले तूफान का पता देती है। मैं खामोशी से अपने काम में मगन था, लेकिन जब भी अचानक आहट हुई, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखों में चमक आ गई। सामने से मेरी मंगेतर प्रीता आ रही थी। प्रीता मेरी यूनिवर्सिटी फेलो थी और वह वक्त वो मेरे साथ पर्सनल सेक्रेटरी का काम कर रही थी। हम दोनों ने यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद सगाई कर ली, लेकिन अब तक शादी नहीं की थी। प्रीता को उस करीब आता देखकर मैं मुस्कुराता हुआ उठकर खड़ा हो गया और उसके करीब आने पर अपने गले से लगा लिया। मैंने पीछे झुककर अपने कागजात समेटे हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे? इस बात पर प्रीता ने जवाब दिया, अगर तुम्हें याद हो तो आज हमें डिनर डेट पर जाना था, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं तुम्हारे इंतज़ार में रहूं तो तुम भूल जाओगे और मुझे भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए खुद यहाँ चली आई। प्रीता ने रूठे अंदाज में कहा तो मैंने सीधे होते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींचा और बोला कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, चलो डिनर पर चलते हैं। मेरी बात सुनकर प्रीता ने सर हिलाया और मेरे साथ चलने लगी। प्रीता मन ही मन सोचती थी कि मुझे यकीन नहीं होता है कि राहुल जैसा इंसान मुझसे इस कदर मोहब्बत करता है कि वह मेरी हर बात आंखें बंद करके मान लेता है। कई लड़कियों ने यूनिवर्सिटी में अपनी अदाओं से राहुल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल ने मेरे अलावा कभी किसी को घास तक नहीं डाली। प्रीता भी मेरे मामले में बहुत जज्बाती थी, इसलिए मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पास रहने के लिए मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का काम कर रही थी। प्रीता सारी इंटरनेशनल मीटिंग्स में मेरे साथ जरूर जाया करती थी। इस वक्त भी हम दोनों प्रीता के पसंदीदा 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। जब मैं प्रीता को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था तभी प्रीता ने कहा, तुम्हारा नया प्रोजेक्ट जो अगले महीने लॉन्च होने वाला है, अगर उसके बारे में विराज को पता चल गया तो? मैंने कहा, उसे नहीं पता चलेगा, हमने हर काम बहुत सोच समझ कर किया है और अगर पता चल भी गया तो वो प्रोजेक्ट के बराबर कोई भी प्रोजेक्ट इतनी जल्दी लॉन्च नहीं कर पाएगा। मैंने बड़े ही सुकून से जवाब दिया और मैं इस बात से बेखबर था कि विराज को इस प्रोजेक्ट के बारे में खबर मिल चुकी थी और वह मेरे प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने का प्लान बना रहा है। हम दोनों डिनर करने के बाद रेस्टोरेंट से निकल गए और फिर मैंने प्रीता को उसके घर ड्रॉप कर दिया था और फिर मैं अपना घर चला गया था। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग होने के बाद जब मैं अपने ऑफिस में आया तो दोपहर की धूप खिड़की के शीशों पर बेरहमी से बरस रही थी, मगर अंदर मेरा ऑफिस हमेशा की तरह सुकून और कीमती मज़ा दे रहा था। ऑफिस की खुशबू हवाओं में बिखरी हुई थी। अपने ऑफिस में मैं अकेला बैठा अगले महीने के प्रोजेक्ट लॉन्च की तैयारी की बारीकी से जांच कर रहा था। फाइलों के ढेर, डिजिटल मॉडल और स्क्रीन पर मौजूद प्रेजेंटेशन में मेरी आंखें खोई हुई थी। जब ही अचानक इंटरकॉम बजा। उसने कहा, सर एक मेहमान आया है, कहता है नाम बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद पहचान लेंगे। मैंने थोड़ी देर को अपनी आंखें बंद कर लीं और मैं दिमाग में लोगों के नाम सोचने लगा। फिर मैंने कहा, अंदर भेज दो। फिर मेरे ऑफिस का दरवाज़ा खुला और जो कदम अंदर आए वह किसी मामूली इंसान के नहीं,
बल्कि अपनी चाल से आकर्षित करने वाला इंसान जो गहरे नीले रंग के सूट में लिपटा हुआ विराज चौहान था। मेरी आंखों में कुछ समय के लिए हैरानी हुई, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ बोला, ये तो सच में नामुमकिन है चीज़ है विराज। विराज ने बड़ी अकाद से जवाब दिया, तुम जानते हो नामुमकिन को मुमकिन करना मेरी पुरानी आदत है। मैंने आगे बढ़कर विराज से हाथ मिलाया। विराज ने हाथ बड़ी मजबूती से थामा, मगर उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई प्लान नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों सोफान पर आमने सामने बैठ गए। काफ़ी देर तक हम लोग खामोशी बैठे रहे। सिर्फ दीवार पर टंगी हुई महंगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर मैंने विराज से पूछा, कॉफ़ी लोगे? विराज ने कहा, नहीं, वक्त कम है और बात बहुत ज़रूरी है। मैंने आंखें बंद की। उसकी दिलचस्पी साफ दिखने लगी थी। मैंने कहा, तो बात करो। विराज ने जेब से एक पर्ची निकाली, मेज पर रखी और एक उंगली से धीरे से मेरी तरफ सरकाई। मैंने उस पर्ची को उठाकर खोला और उस पर्ची पर जिसका नाम लिखा था वह नाम पढ़ते ही मैं बहुत गंभीर हो गया। उस पर्ची पर जिसका नाम लिखा हुआ था वह था आरव कपूर, यानी मेरे प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल डायरेक्टर। मैंने सर उठाया और विराज की तरफ देखा। विराज ने मुस्कुराते हुए नरम लहजे में कहा, वह मेरे कॉलेज का पुराना और बहुत करीब दोस्त है। ये सुनकर मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गया था। मैंने विराज से पूछा, क्या वह तुम्हारे लिए काम कर रहा है? विराज ने नज़र हटाकर खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नहीं, लेकिन वह अब भी मेरा वफादार है। मैंने कहा, तो तुम्हारा क्या प्लान है? यहाँ क्यों आए हो? धमकी देने आए हो? धमकी कहकर विराज धीमे से हंसने लगा और बोला, नहीं, बस एक सच बताने आया हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो आरव तुम्हारे प्रोजेक्ट से पीछे हट सकता है, और अगर मैंने आरव से कहा कि तुम राहुल का प्रोजेक्ट छोड़ दो तो वहाँ तुम्हारे साथ पार्टनरशिप ख़त्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं अब सीरियस हो गया था। मैंने विराज से कहा, ये तुम्हारा अंदाज नहीं है विराज। हम दोनों हमेशा मैदान में बराबरी के साथ खेलने वाले समझे जाते हैं। विराज ने सर हिलाया जैसे वह मेरी बात से राज़ी हो और कहा कि मैं आज भी वही हूँ राहुल, इसलिए मैं तुम्हें पहले से बताने आया हूँ। मैं चाहता तो आरव को खामोशी से हटवा सकता था और तुम हैरान रह जाते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस प्लान के बारे में पहले से जान जाओ और सोचो। मैंने कहा, सोचो क्या? विराज हल्के से आगे झुका, हाथ दोनों टेबल पर रखे। उसका लहजा धीमा, लेकिन वह अपने मुंह से जहर उगल रहा था। उसने कहा, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है राहुल, मगर उतना ही नाजुक भी है। हर चीज़ सोच कर लगाई गई है, हर प्लान बहुत मेहनत से बनाया गया है। अगर आरव अलग हो जाए तो? मैंने गहरा सांस लिया और मैं बोला, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी किसी बात के बदले आरव को साथ रख सकता हूँ? विराज ने सर हिलाया और बोला, ऐसा ही कुछ, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे सामने शर्त अभी नहीं रखूँगा। अभी नहीं? मैंने हैरानियत से पूछा, क्यों? अभी क्यों नहीं? शर्त तो शर्त है, तुम अभी बताओ या मुझे बाद में बताओ। और वैसे भी जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम मुझसे अपनी शर्त मनवा कर ही रहोगे। तुम्हारी शर्त नहीं मानूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होने दोगे, ऐसा ही है ना? विराज ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, अभी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम सोच समझकर फैसला करो, जज्बात में आकर नहीं। मैं शर्त रख रहा हूँ, लेकिन फैसला तुम्हें अभी करना होगा कि तुम अकेले आगे जाना चाहते हो या मेरी मदद से आरव के साथ अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हो। मैंने कहा, और अगर मैं इनकार कर दूँ तो? विराज उठकर खड़ा हो गया, तो मैं कुछ नहीं करूँगा राहुल, सिर्फ अपनी दोस्ती याद दिला दूंगा आरव को, और बाकी तुम सब जानते हो। आरव मेरी बात कभी नहीं टालेगा। वाह, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है वह, मेरा बहुत वफादार दोस्त, और मेरे सिर्फ एक फ़ोन कॉल से ही तुम्हारे साथ की हुई पार्टनरशिप ख़त्म कर सकता है वह। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही ख़त्म हो जाए? मैं भी आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ और बोला, तुम्हारा ये अंदाज़ बदल गया है। विराज ने कहा, इंसान वक्त के साथ बदलते हैं राहुल, मगर उनका चेहरा वही रहता है। विराज मानकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। दरवाज़ा 1 मिनट के लिए रुका, बिना मुद्दे धीमे आवाज़ में बोला, तुम्हारी ज़मीन के पास कुछ बदलाव हुआ है, एक नज़र वहाँ भी डाल लेना, शायद वह भी तुम्हें हैरान कर देगी। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में अब सिर्फ मैं रह गया, मगर मेरे पास खामोशी नहीं बल्कि सवालों का ढेर बन चुका था। डर का माहौल था। मैं हौले हौले वापस सोफे पर बैठ गया। आरव कपूर का नाम अब मेरे कपटे हुए हाथों में एक कागज़ के टुकड़े प्रति मौजूद था, और मेरे दिमाग में विराज की आवाज़ें गूंज रही थीं। मैं शर्त बाद में रखूँगा। मैंने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ा और गहरी सांस भरी, और मैं सोचने लगा, आखिर ये शर्त है क्या? उसके जाने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें घूम रही थी कि आखिर वह शर्त क्या हो सकती है। इतना तो मुझे यकीन था कि वह मुझसे पैसे नहीं मांगेगा, क्योंकि वह खुद भी बहुत अमीर है। ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं कर रहा है,
तो फिर क्या वजह हो सकती है? क्या वह मेरी रिपोर्टेशन खराब करना चाहता है या फिर मुझे किसी जाल में फंसा रहा है? अगले दिन उसकी शर्त मेरे सामने आने वाली थी, मगर क्या मैं कीमत अदा करने के लिए तैयार था? मुझे खुद नहीं पता था कि वह मुझसे क्या कहेगा। मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा था कि वह मुझसे क्या मांग सकता है। ऐसा मेरे पास क्या है? बस यही सवाल मेरे दिमाग में घूमे जा रहे थे और मुझे परेशान कर रहे थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो आखिर क्या करूं। जब भी प्रीति मेरे ऑफिस में आकर मेरे पास बैठ गई थी और बोली, किन सोचों में गुम हो? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैंने कहा, हम कहीं नहीं, तुम बताओ। मैंने बड़ी मेहनत से खुद को संभालते हुए कहा और मैं प्रीति की ओर ध्यान देने लगा। प्रीति ने कहा, रात को मेरे साथ पार्टी में चलोगे ना? प्रीति ने मुझे याद दिलाया तो मैंने सारा सर हिला दिया। मैंने कहा, बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा और फिर मैं उसके बगीचे की ओर झुक गया। प्रीति शर्माते हुए बोली, राहुल क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। प्रीति ने पीछे होकर मुझको खुद से दूर करने की कोशिश की तो मैंने एक हाथ उसकी कमर में डालते हुए उसे पास खींच लिया और दूसरे हाथ से उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ लिया। दिल में डर हुआ तो प्रीति का चेहरा लाल हो चुका था। प्रीति बोली, कोई आ जाता तो? मैंने अपने होश में आते हुए कहा, मेरे ऑफिस में तुम्हारे अलावा किसी को ऐसे ही आने जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने शरारत में कहते हुए वापस उसे अपनी ओर खींचा। प्रीति ने दोनों हाथों से मेरे सीने पर दबाव डालते हुए मुझे पीछे करते हुए कहा, राहुल ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारे कहने पर पार्टी में चलने के लिए अपना इनाम वसूल कर रहा हूँ। मैंने उसे जवाब देकर उसकी सांसें चुराई और थोड़ी देर बाद मैं पीछे हुआ तो प्रीति फौरन उठकर भागकर ऑफिस से बाहर निकल गई। प्रीति को यूं खुद से भागते देख मैं हंसा, लेकिन प्रीति को ऑफिस से जाते ही मैं फिर से विराज के बारे में सोचकर फिक्रमंद हो गया। मेज पर रखी हुई विराज की दी हुई पर्ची कई बार पलट चुकी थी। आरव कपूर का नाम अब मुझे बिल्कुल रट चुका था। मैं काफ़ी घंटों से वहीं बैठा हुआ था और मैंने हर तरीके से सोचा था, एक एक बारीकी की जांच की थी लेकिन हर बार यही नतीजा निकला कि अगर आरव कपूर हमारे प्रोजेक्ट से निकला तो पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि आरव कपूर ही हमारे प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल डायरेक्टर थे। अगर वह प्रोजेक्ट को छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट चौपट हो जाएगा। आखिर में मैंने गहरी सांस ली, मोबाइल उठाया और विराज का नंबर डायल किया। फ़ोन की घंटी 2 बार बजी। तीसरी पर विराज ने कॉल उठा ही ली। विराज ने फ़ोन उठाया ही कहा, राहुल मैंने कहा मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। हम दोनों ही कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर विराज की आवाज़ आई, समझदार फैसला किया। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूछा, क्या है तुम्हारी शर्त? विराज ने कहा, अगले हफ्ते मेरी एक इंटरनेशनल बिजनेस मीटिंग है ब्राज़ील में। मेरे साथ जाने वाले लोगों में तुम्हारे ऑफिस का एक खास इंसान चाहिए। मैंने कहा, तो तुम चाहते हो मैं अपना कोई बंदा तुम्हारे साथ भेजूं? विराज ने कहा, कोई नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम प्रीति को मेरे साथ भेजो। ये सुनकर मैं बिल्कुल थम सा गया था। प्रीति मेरे लहजे में बहुत हैरत और बेयकीनी थी। विराज ने कहा, क्योंकि प्रीति तुम्हारी टीम की बहुत ज़रूरी इंसान है। उससे ज़्यादा खास और कौन हो सकता है? विराज ने बड़े ही चालाक अंदाज में कहा। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, तुम पागल हो गए हो? मैं प्रीति को तुम्हारे साथ किसी भी कीमत पर नहीं भेजूंगा। विराज ने कहा, यही शर्त है राहुल, और शर्त तभी रखी जाती है जब सामने वाला उसे मानने के लिए मजबूर हो। विराज ने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया। मैंने कहा, यह तुम्हारा खेल है विराज, तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। विराज ने ठंडी आवाज़ में कहा, नुकसान नहीं, सिर्फ जांचना चाहता हूँ तुम्हारा ख्वाब कितना मजबूत है और तुम्हारा यकीन कितना मजबूर है। बस यही देखना चाहता हूँ। मैं खामोश हो गया। काफ़ी समय यूं ही गुजर गया। फिर मैंने कहा, और प्रीति, क्या मैं उसे बता सकता हूँ? विराज ने चालाक लहजे में कहा, नहीं, अगर तुमने उसे शर्त बता दी तो हमारी डील ख़त्म हो जाएगी। आरव निकल जाएगा और तुम्हारा ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। इतना कहकर विराज ने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद हो गया था। मैं ठंडी चाय कप लिए बालकनी में खड़ा था। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई जश्न मना रहा हो, मगर मेरा दिल किसी जश्न के काबिल नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ विराज की बातें घूम रही थी। उसका ये कहना कि तुम्हारा यकीन कितना मजबूत है। प्रीति, जिस पर मैंने हर हाल में भरोसा किया, जो मेरी दोस्त, साथी और हमसफ़र भी थी, क्या मैं सच में उस पर इतना भरोसा कर सकता हूँ कि मैं उसे बिना बताए विराज जैसे इंसान के साथ इतनी दूर दूसरे देश भेज दूँ? मैंने कई बार फ़ोन उठाया, प्रीति को कॉल करने की कोशिश की, मगर फिर खुद को रोक लिया। मैं प्रीति की आंखों में शक नहीं देखना चाहता था और ना ही मैं उससे कोई ऐसी बात बताना चाहता था कि वह मुझ में यकीन न रख सके। यकीन आजमाइश मांगता है। बस मैं पूरा दिन फिर इन्हीं सोचों में गुम रहा
और मैं सोचता रहा कि प्रीति कभी मेरा यकीन करेगी या नहीं। क्या मुझे विराज जैसे इंसान के साथ प्रीति को भेजना चाहिए या नहीं। शाम होते ही मैं प्रीति के साथ पार्टी में गया, जिसने ऑफिस में याद दिलाई थी। पार्टी में भी मैं यही सोचता रहा। प्रीति ने मुझसे पूछा, क्या बात है, किसी बात से परेशान हो क्या। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले दिन सुबह सवेरे प्रीति फाइलों के साथ मेरे ऑफिस में मौजूद थी। वह अपने प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रही थी, जबकि मैं उसे खामोशी से देख रहा था। मैंने कहा, प्रीति, एक बिजनेस मीटिंग है अगले हफ्ते ब्राज़ील में। प्रीति खुश होकर बोली, वाह ज़बरदस्त, कौन कौन जा रहा है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम जा रही हो। प्रीति ने पलक झपकाई और फिर हंसने लगी और बोली, मैं मजाक कर रहे हो, मैं तो हमेशा ही। और कौन जा रहा है। उसकी बात सुनकर मैं अपनी जगह से उठा और उसके पास गया। फिर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर उसकी आंखों में देखने लगा और बोला, नहीं, यहाँ से और कोई नहीं जाएगा, तुम्हें विराज के साथ जाना होगा। उसकी बिजनेस मीटिंग है, लेकिन तुम्हारा जाना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात ज़रूर समझोगी। मेरी बात सुनकर प्रीति का चेहरा एकदम गंभीर हो गया और वह चौंकते हुए अंदाज में बोली, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे विराज के साथ अकेले इतने लंबे सफ़र पर भेजना चाहते हो। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, मुझे तुम पर पूरा यकीन है और इसी यकीन पर मैंने ये फैसला किया है। प्रीति थोड़े समय तक चुप रही, फिर हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाया और बोली, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि उसका बिजनेस मीटिंग में मेरा जाना ज़रूरी है तो मैं चली जाऊंगी। मैंने नज़रें झुका ली और कहा, ये सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, आजमाइश भी है, मगर मुझे यकीन है तुम ये कामयाबी से पूरी तरह करोगी। प्रीति ने मेरी बात नहीं सुनी थी, ये मैंने अपने मन ही में कहा था। दूसरी तरफ विराज अपने ऑफिस में बैठा एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जब उसकी सेक्रेटरी ने दरवाज़ा खोला और बोली, सर, राहुल सिंह की कन्फर्मेशन आ गई है, प्रीति आपके साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही हैं। विराज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और वह अब दिलचस्प होता जा रहा था उसका खेल। रात के सन्नाटे में मैं अपनी स्टडी में बैठा अंधेरे में खोया हुआ था। टेबल पर रखी विराज की शर्ट की निशानी और प्रीति का पासपोर्ट रखा हुआ था। मेरे दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, विराज बिजनेस मीटिंग में प्रीति को क्यों ले जाना चाहता है, आखिर प्रीति ही क्यों। मगर इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी था और अब वह दिन आ गया था जो मुझे अपनी प्रीति को विराज के साथ उसकी बिजनेस ट्रिप पर भेजना था। एयरपोर्ट का माहौल बहुत बिजी था और साथ ही साथ में प्रीति जो उसके साथ में जाने के लिए तैयार थी वो थोड़ी सी खामोश थी। शायद उसे कुछ गलत होने का अंदेशा था, मगर इस वक्त मेरे चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छाई हुई थी। मेरे एक हाथ में प्रीति का सफारी बैग था और दूसरे हाथ में प्रीति का हाथ थामे मुख्य द्वार पर चुपचाप कदम पर कदम उसके साथ चल रहा था। प्रीति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम उसके दिल पर भारी गुजर रहा हो। प्रीति आज हमेशा से ज़्यादा खामोश थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं इतना सीरियस और उलझा हुआ क्यों हूँ। जब मैंने कुछ दिन पहले उसे बताया था कि मुझे विराज के साथ एक ज़रूरी बिजनेस मीटिंग के लिए ब्राज़ील देश जाना है, तब से ही मैं काफ़ी परेशान नज़र आने लगा था और आज भी मेरे अंदाज में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कि मैं प्रीति से कुछ कहना चाहता हूँ मगर मेरी बात होठों पर आकर रुक जाती थी। एयरपोर्ट की चमकती रोशनी पर कदम की आवाज़ के साथ साथ मेरे दिल की धड़कनें भी गूंज रही थीं। ख्याल रखना। मैंने मंजिल तक पहुंचकर प्रीति की तरफ मुड़कर उसे अपने गले से लगाया, फिर उसके माथे से माथा टिकाकर हल्के से कहा, अपना बहुत ख्याल रखना। प्रीति ने सर हिलाया और कहा, आप भी अपना ख्याल रखना। मैंने एक बार को नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, जहाँ भी जाओ मुझे अपनी लोकेशन भेजती रहना और जो लॉकेट मैंने दिया है वह पूरे सफ़र में पहने रहना और इसे बिल्कुल भी उतारना मत। सुनने में ये बातें आम सी थीं, मगर मेरे लहजे में छुपी खामोशी ने प्रीति को लम्हे भर के लिए चौंका दिया था। मैं प्रीति को अक्सर गिफ्ट देता था और जब कल मैंने उसे एक खूबसूरत लॉकेट दिया, जब भी प्रीति बहुत खुश हुई थी, लेकिन आज तक मैंने उसे अपने किसी भी गिफ्ट को इस्तेमाल करने की इतनी ज़िद नहीं की थी जितना मैं उस लॉकेट के इस्तेमाल पर जोर दे रहा था। प्रीति मुझसे वजह पूछना चाहती थी, लेकिन बोर्डिंग कॉल की आवाज़ में प्रीति को अपनी तरफ बुला लिया। प्रीति ने बोर्डिंग कॉल सुनकर धीरे से बैग मेरे हाथ से लिया और बिना कुछ कहे पलटकर आगे बढ़ गई। मैं तब तक वहाँ खड़ा प्रीति को देख रहा था जब तक वहाँ नज़रों से ओझल नहीं हो गई वह। मेरे अंदर अभी भी यही सवाल चल रहा था कि मेरा ये फैसला ठीक था भी या नहीं। हवाई जहाज़ की सीट पर लोग बैठ चुके थे, प्रीति भी अपनी सीट पर बैठ चुकी थी और अब वह मेरे रवैये के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर बाद प्रीति ने देखा कि सामने से विराज आ रहा है।
विराज के हाथ में एक फाइल थी और आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी हमेशा उसकी आंखों में मौजूद होती है, लेकिन आज वह चमक के अलावा भी उसकी आंखों में कुछ था, जैसा कि आज किसी राज में से पर्दा उठने वाला है। विराज के साथ उसके ऑफिस के असिस्टेंट भी मौजूद थी। विराज और उसके असिस्टेंट सीट नंबर चेक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रीति ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। विराज ने मुस्कुराकर प्रीति को देखा और अपनी असिस्टेंट रिया से कहा, रिया, मेरी सीट पीछे वाली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस सीट पर बैठ जाओ और मैं तुम्हारी सीट पर बैठ जाऊँ, ताकि मुझे प्रीति से कुछ बात करने का मौका मिल सके। उसकी सहायक रिया ने उसकी बात सुनकर बिना कोई सवाल किए अपनी सीट छोड़ दी और पीछे चली गई। विराज प्रीति के पास आकर बैठ गया। प्रीति ने हैरत से विराज को देखा, मगर वह खामोश रही। हवाई जहाज अपनी उड़ान पकड़ना शुरू कर रहा था। खिड़की के बाहर रोशनियों की लकीरें भागने लगी थीं और अंदर विराज को जब यकीन हो गया कि अब प्रीति की वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं, तो विराज का अंदाज और ज़्यादा बदलने लगा था। विराज ने प्रीति से हल्के से मुस्कुरा कर पूछा, कैसा लगा ये अचानक का सफ़र? प्रीति ने नज़रें नीचे रखते हुए कहा, काम है तो जाना ही पड़ेगा। विराज ने अपने आप को प्रीति की तरफ मोड़ते हुए चालाक लहजे में कहा, राहुल सच में बहुत समझदार है, वो जानता है कब किसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। प्रीति ने चौंक कर विराज की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब? विराज ने एक चालाक मुस्कुराहट के साथ अपनी नज़र प्रीति के पीछे मौजूद खिड़की के बाहर की तरफ करी और कहा, कुछ नहीं, बस कारोबारी दुनिया में अक्सर रिश्ते और भरोसे कीमत पर तौले जाते हैं और काफ़ी बार बहुत कीमती चीज़ें बहुत सस्ते दामों में बेच दी जाती हैं। विराज की बात सुनकर प्रीति का चेहरा सीरियस हो गया। विराज की बातें इतनी कड़वी थी और प्रीति इतनी नासमझ नहीं थी कि विराज की बातों को ना समझ सके। मगर विराज की ये बातें सुनकर प्रीति जो सोच रही थी वह उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी। प्रीति ने विराज को जवाब देते हुए कहा, राहुल के लिए मैं उसके बिजनेस से ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीति ने हल्के से लेकिन मजबूत लहजे में कहा। विराज मैं उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, काश तुम सही होती। इस बात के बारे में विराट और प्रीति के बीच में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर विराज ने हाथ सीट पर फैलाते हुए प्यार से कहा, प्रीति तुम्हें पता है, तुम जैसे लोगों की मौजूदगी बहुत कीमती होती है। शायद राहुल को इस बात का अंदाज़ा ना हो, या शायद हो भी, लेकिन मुझे तुम्हारी अहमियत का अंदाज़ा है, इसलिए आज तुम मेरे साथ हो। विराज की बातों से प्रीति की दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। विराज ने प्रीति के करीब झुकते हुए जैसे उसके अंदर की भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था और बोला, मुझे लगता है हम इस मीटिंग में ज़रूर कामयाब होंगे। वैसे भी जब साथ वाला इंसान इतना प्यारा हो तो खुशकिस्मती खुद ब खुद नसीब में लिखती जाती है। विराज की ये बात सुनकर अपना रुख प्रीति ने दूसरी तरफ मोड़ लिया और विराज अपने बीच फासला बना चुका था और कहा, मैं इस ट्रिप पर सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ। प्रीति ने उससे कहा। विराज ने कहा, और मैं भी, मगर कुछ काम दिल से किए जाते हैं, दिमाग से नहीं। ये बात इस कदर नामुनासिब लगी कि प्रीति का चेहरा लाल हो गया। प्रीति ने अपना अंदर आंखें बंद कर ली और नज़र दूसरी तरफ कर ली, मगर विराज खामोश नहीं हुआ। कभी कभी हम जिन पर सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं वही हमें किसी और की झोली में डाल देते हैं। तुमने कभी सोचा राहुल ने सिर्फ तुम्हें ही इस सफ़र पर मेरे साथ क्यों भेजा? ये सवाल अब की बार सीधा प्रीति के दिल पर लगा। वह लब बैंड किए सोचने लगी, क्या वाकई राहुल ने कोई सौदा किया है? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो ऐसा इंसान नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मुझे तकलीफ़ हो। मगर विराज के सवाल, उसका अंदाज और उसकी बातें सब प्रीति के दिल पर लग रही थी। प्रीति उलझ गई। वह सोचती रही क्या सच है? राहुल ने सिर्फ उसे ही क्यों ट्रिप पर भेजा था और कोई ऐसा मकसद के बारे में भी नहीं बताया था कि जिससे राहुल का फ़ायदा हो? राहुल ने ऐसा क्यों कहा था कि मेरा ही जाना ज़रूरी है? प्रीति बस इन्हीं बातों को सोच रही थी। विराज अब खामोश हो चुका था, मगर उसकी खामोशी शोर मचा रही थी। प्रीति के दिल में अब सवाल ही सवाल था। विराज प्रीति को देखकर ये महसूस कर पा रहा था। प्रीति ने दिल ही दिल में कहा, मैं जहाज़ से उतरते ही राहुल से बात करूंगी, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मगर उसी समय विराज ने फिर एक बार उसकी तरफ झुककर हल्के में कहा, यकीन सिर्फ उसी बात पर करो जो तुमने अपनी आंखों से देखा हो। किसी की बातों पर यकीन मत करो प्रीति। कानों से सुनी हर बात सच नहीं होती और हर रिश्ता वफा का नहीं होता। कुछ रिश्ते अपने प्रॉफिट के लिए भी बन जाते हैं। ये बात प्रीति के दिल पर आखिर तीर की तरह लगी थी। प्रीति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। दिल अजीब उलझन का शिकार हो चुका था। जहाज़ हवा में उड़ रहा था। अलग बिखरा शहर,
रोशनी की झिलमिलाहट और अंदर दिल की धड़कनों का शोर। ये सफ़र एक मंजिल का नहीं बल्कि एक मोहब्बत के इम्तिहान की शुरुआत थी। जैसे ही प्लेन अपनी मंजिल पर पहुंचा और वह लोग बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे तो प्रीति ने पक्का इरादा कर लिया कि वह मौका मिलते ही राहुल से बात करेगी। लेकिन होटल पहुंचकर उसे पता चला कि विराज की असिस्टेंट रिया और वह एक ही कमरे में रहेंगे। विराज ने यूएन डॉन को सिर्फ आधे घंटे का समय दिया था और कहा कि तैयार होकर अभी होटल लॉबी में आ जाओ, क्योंकि उन्हें अभी किसी मीटिंग के लिए निकलना था। आधे घंटे में जल्दी जल्दी तैयार होते हुए प्रीति को राहुल से बात करने का मौका न मिल सका। तैयार होते हुए प्रीति के हाथ अपनी गर्दन पर मौजूद लॉकेट पर आ रुके। एक पल को प्रीति का दिल चाहा कि वह लॉकेट को उतार दे, लेकिन फिर भी उसे राहुल की बातें याद आईं और ना चाहते हुए भी उसने लॉकेट को अपने गर्दन में रहने दिया। आधे घंटे बाद वो लोग मीटिंग के लिए निकल चुके थे। मीटिंग के चलते विराज ने प्रीति को अपनी सेक्रेटरी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। प्रीति को बहुत अजीब लगा, लेकिन वह सबके सामने कुछ नहीं कह सकी। प्रीति को पूरी मीटिंग अटेंड करने के बाद भी राहुल को प्रीति को विराज के साथ भेजने का मकसद समझ नहीं आ सका। वह मीटिंग से वापसी जाते वक्त भी अपने ही सोचों में गुम थी। वह अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब विराज ने पुकारा और प्रीति को अपने कदम रोकने पड़े। विराज ने कहा, रात को तैयार रहना, 10 बजे तक एक और मीटिंग में जाना है। इससे पहले कि प्रीति उसे कोई जवाब देती या उससे पूछती कि मीटिंग में मुझे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, उससे पहले ही विराज अपनी बात कहकर आगे बढ़ चुका था। प्रीति ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींची और कमरे की तरफ बढ़ गई। रात को 10 बजे तक जब वो तैयार हो रही थी तो कमरे में रिया का कोई नामो निशान भी नहीं था, लेकिन प्रीति को उसकी परवाह भी नहीं थी। दूसरी तरफ प्रीति की इतनी फिक्र हो रही थी राहुल को कि ना जाने प्रीति कैसी होगी, क्या कर रही होगी, क्या मैंने विराज के साथ प्रीति को भेजकर सही किया या गलत। प्रीति मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उसका मुझसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। प्रीति तैयार होकर जब लॉबी में आई तो विराज पहले से वहाँ उसके इंतजार में खड़ा था। प्रीति को आता देख विराज मुस्कुराया और फिर अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। प्रीति विराज के लिए गाड़ी में बैठ गई, लेकिन जब गाड़ी में बैठकर उसे लगा कि रिया तो यहाँ भी मौजूद नहीं है तो उसने विराज की तरफ देखा और कहा, रिया कहाँ है, वह हमारे साथ क्यों नहीं चल रही। विराज ने कहा, उसका चलना ज़रूरी नहीं है, वह आराम कर रही है। विराज के इशारे पर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। प्रीति को लगा था कि ये मीटिंग डिनर के दौरान होगी और वह उसी हिसाब से तैयार हुई थी। गाड़ी जब एक रेस्टोरेंट पर रुकी तो वह विराज के साथ गाड़ी से बाहर निकल आई, लेकिन जब विराज उसे रेस्टोरेंट के ग्राउंड फर्श पर दरवाज़ा खोलकर अंदर ले गया तो अंदर का नज़ारा देखकर प्रीति शॉक रह गई। अंदर अंधेरा था और सिर्फ डिस्को लाइट जल रही थी। तेज म्यूजिक की आवाज़ से बाकी सारी आवाज़ें दब चुकी थीं और ये रेस्टोरेंट की आड़ में एक क्लब का सेटअप था। प्रीति वहाँ से वापस जाने लगी, लेकिन विराज ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अंदर की ओर खींच लिया और कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान, ये बिजनेस है और बिजनेस में तो सब कुछ चलता ही है। आज मैं उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, राहुल ने मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ भेजा है और यहाँ तुम कौन सी बिजनेस मीटिंग करने आए हो, जाने दो मुझे यहाँ से। प्रीति ने पूरा जोर लगाते हुए खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश की, लेकिन विराज की मजबूत गिरफ्तार से खुद को आज़ाद न करवा सकी और विराज उसे खींचते हुए एक कमरे में ले गया। कमरे में जाते ही उसने प्रीति को अंदर धक्का दिया और तुरंत कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और बड़े ही सही अंदाज में कहने लगा, तुम इतनी मासूम हो कि अब तक तुम्हें समझ नहीं आया कि राहुल तुम्हें मुझे सौंप चुका है। राहुल के नए प्रोजेक्ट का एक खास बंदा मेरा दोस्त था और मैंने उसके सामने शर्त रखी थी कि आरोप उसके प्रोजेक्ट में उसे वक्त शामिल होगा जब वह 1 हफ्ते के लिए तुम्हें मेरे हवाले कर दे। ये राहुल का ही प्लान था कि एक मीटिंग के बहाने वह तुम्हें 1 हफ्ते के लिए मेरे साथ बाहर भेज देगा। विराज की बातें सुनकर प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका सर इशारों में हिलने लगा और वह कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राहुल मुझसे मोहब्बत करता है। विराज ने पीछे होते हुए कहा, ऐसा हो चुका है, इस वक्त तो वह बैठा तुम्हारे बदले हासिल की गई रकम को गिन रहा होगा। विराज ने आगे बढ़ते हुए बड़े सख्त लहजे में कहा था। प्रीति रोते हुए अंदाज में कहने लगी, देखो मुझे जाने दो यहाँ से। प्रीति ने उसे आगे बढ़ते देखकर कहा तो विराज हंसने लगा और बोला, इतनी दूर तुम्हें इसीलिए नहीं लेकर आया कि तुम्हें जाने दूँ। विराज ने उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। प्रीति और इससे पहले कि वह संभल पाती, विराज ने इस्तेमाल किया, अपना जोर दिखाया उस पर। प्रीति ने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन वह विराज जैसा ताकतवर इंसान का मुकाबला नहीं कर सकी।
प्रीति ने हार नहीं मानी और बिस्तर के पास रखा वॉश उठाकर विराज के सर पर दे मारा, जिसे उसके सर से खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। प्रीति कुछ देर शॉक में खड़ी रही और फिर कमरे से बाहर निकल गई। उसे कमरे से निकलता देख विराज के आदमी कमरे में चले गए और विराज की हालत देखकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और प्रीति को भी वह जबरदस्ती उसके साथ अस्पताल ले गए। विराज के आदमी प्रीति पर नज़र रखे हुए थे ताकि प्रीति कहीं भाग न जाए। अगले दिन जब विराज को होश आया तो वह प्रीति को वापस होटल ले आया। अपने कमरे में जाते ही प्रीति ने अपना पासपोर्ट निकालना चाहा, लेकिन पासपोर्ट क्या, उसका कोई भी सामान उसके कमरे में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अभी प्रीति इसी सोच में गुम थी जब भी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और विराज उसके कमरे में आया। विराज को देखकर प्रीति 2 कदम पीछे हटी। विराज गुस्से वाले लहजे में बोला, अपना सामान ढूंढ रही हो, और जाकर सोफे पर बैठ गया। तुम्हारा मोबाइल, लैपटॉप और पासपोर्ट मेरे पास है। बाकी तुम्हारा सारा सामान कल ही मेरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। मेरा बाकी स्टाफ वापस जा चुका है। मुझे यहाँ सिर्फ एक ही मीटिंग अटेंड करनी थी जो कल ही हो गई। 1 हफ्ते की ट्रिप तो मैंने खास तुम्हारे लिए प्लान की थी। अब अगर तुम 1 हफ्ता मेरी बात मान लेती हो तो 1 हफ्ता बुरा नहीं, तुम्हें तुम्हारा सामान मिल जाएगा, वरना तुम खुद समझदार हो। विराज कहकर हंसने लगा। प्रीति, उसे होश ही नहीं रहा जब वह राहुल की बात मानकर यहाँ आई थी। उसे उस वक्त विराज से ज़्यादा राहुल से नफरत हो रही थी। सोच रही थी कि मैंने चंद पैसे और अपनी कामयाबी के लिए उसकी इज्जत की परवाह नहीं की थी, जबकि मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि विराज प्रीति के साथ क्या करेगा। प्रीति जानती थी विराज की बात माने बिना वह अपने देश वापस नहीं जा सकती थी। प्रीति ने शांत लहजे में विराज से कहा, विराज, मेरी और राहुल की अगले साल शादी होने वाली है। अगर ये बात सबको पता चल गई कि मैं 1 हफ्ता तुम्हारे साथ यहाँ रह रही हूँ तो मुझसे कौन शादी करेगा? तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्रीति ने आखिरी कोशिश करते हुए विराज के सामने रोते हुए कहा। तो विराज झट से खड़ा हुआ और बोला, मैं हूँ ना, मैं करूँगा तुमसे शादी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। राहुल को तुम्हारी अहमियत का अंदाज़ा नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी कदर है। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हारी वजह से मैं कितना प्रोजेक्ट हासिल कर सकता हूँ। विराज ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। उसकी बात का मतलब समझकर प्रीति के बदन में करंट दौड़ गया। विराज ने उसे कमर से जकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, अगर तुम कहो तो आज ही शादी के कार्ड बांट देंगे और 1 हफ्ते बाद हमारी वापसी होगी, हम शादी कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हें FIR वही करना होगा जो मैं चाहूँगा। इतना कहकर वह उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना ही उसकी गर्दन की तरफ झुक गया। प्रीति ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। प्रीति ने अचानक कहा तो विराज ने रुककर सर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, क्या? तुम्हें लगता है इस वक्त तुम कोई भी शर्त मनवाने की पोजीशन में हो? विराज ने प्रीति का मजाक उड़ाते हुए कहा। प्रीति ने कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। वापस जाते ही हम शादी कर लेंगे और फिर जो तुम कहोगे वही मैं करूँगी, लेकिन तुम बस एक वादा करो कि जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे। प्रीति ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बेबसी से कहा। तो विराज दूर जाकर खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन इस 1 हफ्ते तक तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। विराज ने कहा तो प्रीति ने फौरन सर हिला दिया। विराज ने आगे बढ़कर कमरे में मौजूद एक्सटेंशन का तार निकाल दिया, कमरे को बाहर से लॉक करके चला गया। उसके जाते ही प्रीति ज़मीन पर बैठती चली गई और चेहरों को हाथों में छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि 2 दिनों में उसकी ज़िंदगी में किस कदर बदलाव आ चुके हैं। उसके सामने बहुत से चेहरे के नकाब उतर गए थे और अब शायद सारी ज़िंदगी किसी पर यकीन नहीं कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विराज के चुंगल से कैसे आज़ाद हो, कैसे अपने देश वापस आकर विराज से शादी करने से बच सके, और कौन उसकी बात का यकीन करेगा। उसे बार बार राहुल की बेवफाई रुला रही थी। यही सब सोचते सोचते उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और न जाने कितनी ही देर वह वहाँ बैठी रोती रही और वहीं बैठे बैठे थोड़ी देर बाद उसकी आंखें लग गईं। दूसरी तरफ विराज ने प्रीति के कमरे से निकलते ही अपने ऑफिस में कॉल करके कार्ड प्रिंट करवाने और बंटने का हुक्म दे दिया था। विराज ने खासतौर पर कार्ड राहुल को भेजने के लिए इच्छा जताई थी और FIR अपने कमरे में चला गया था। विराज इस वक्त अपनी चाल कामयाब होने की खुशी मनाना चाहता था। जिस दिन इस्तेमाल करें मेरे प्रोजेक्ट के बारे में मालूम हुआ, उसी दिन उसने एक योजना बनाई थी। सोचा था जिसके चलते एक तीर से कई शिकार हो जाते। एक तरफ उसने मेरे सामने आरव का नाम लेकर मुझे मजबूर किया मैं प्रीति को उसके साथ भेज दूं। वह जानता था कि मैं और प्रीति एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं।
और प्रीति मेरे बिजनेस आइडिया के बारे में भी हर बात जानती थी, जो मैंने शायद किसी को नहीं बताई थी। विराज प्रीति को अपनी तरफ करना चाहता था और इसलिए उसने प्रीति से झूठ कहा कि मैंने उसका सौदा कर दिया है। साथ ही विराज ने प्रीति के सामने शादी की बात करके अपने लिए और कामयाबी के दरवाजे खोल लिए थे, क्योंकि मुझ जैसे ही विराज और प्रीति की शादी की खबर मिलती है तो मुझे एक बहुत ज़ोर का झटका लगता है, जिसे संभालने में मुझे कोई 1 महीने तक लग जाते हैं। और इस समय में विराज मुझसे कहीं ज़्यादा कामयाब हो जाता। फिर विराज को यकीन था कि प्रीति मेरी नफ़रत से मेरे सारे राज विराज को बता देगी, जो विराज को और कामयाब होने में मदद कर देते। और प्रीति मेरी कंपनी से दूर हो जाती तो मेरी कंपनी अपना एक ज़रूरी सदस्य खोकर वैसे भी पीछे चली जाती। विराज ने मेरी कामयाबी की जलन की वजह से मुझे पूरी तरह बर्बाद करने का प्लान बना लिया था और विराज को लग रहा था कि वह कामयाब हो गया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी चाल उसी पर कैसे पलटने वाली थी। जैसे ही मुझे प्रीति की शादी का कार्ड मिला, मैं गुस्से से पागल हो गया था और मैंने प्रीति को कॉल करना शुरू कर दिया था। विराज ने प्रीति के मोबाइल पर मेरी कॉल आती देखी तो उसने प्रीति के मोबाइल पर उसको स्विच ऑफ कर दिया। मैं खुद को यूं नज़रअंदाज किए जाने पर बहुत अफसोस में था। तभी मैंने अचानक कुछ सोचकर विराज के ऑफिस में मौजूद अपने एक दोस्त को कॉल किया, जिससे मुझे पता चला कि विराज के अलावा उसका बाकी सारा स्टाफ एक ही दिन बाद वापस आ गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं विराज के हाथों कैसे बेवकूफ़ बन गया और मैंने प्रीति को उसके साथ अकेले बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया। मैंने जल्दी अपनी टिकट बुक करवाई और अगली फ़्लाइट से मैं प्रीति के पास जाने के लिए निकल गया। विराज को भी ये पता था कि मैं यहाँ न आऊँ, इसलिए विराज अपनी ट्रिप के तीसरे दिन ही प्रीति के साथ दूसरे शहर से एक होटल में शिफ्ट हो गया था, ताकि अगर मुझे उस होटल का पता चल भी जाता जहाँ वह पहले रुके हुए थे तो वहाँ पहुंचकर मैं प्रीति को मौजूद न पाकर वही समझता कि प्रीति अपनी मर्जी से विराज के साथ वहाँ रुकी हुई है। और अगर मैं इस बात का यकीन ना भी करूँ कि प्रीति अपनी मर्जी से विराज के साथ रुकी हुई है तो मैं कम से कम विराज और प्रीति को ढूंढ न सकूँ, इसलिए वह दूसरे होटल में शिफ्ट हो गया। विराज ने अपनी तरफ से सारी चीज़ें परफेक्ट प्लान की हुई थी। सच में जब होटल में पहुंचा मैं और मुझे पता चला कि विराट और प्रीति वहां से चेकआउट कर गए हैं तो मेरा दिमाग घूम गया। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि आखिर मैं प्रीति तक कैसे पहुंचूं। अचानक ही मुझे उसके लॉकेट का ख्याल आया और मैंने ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी गत भावनाओं के चलते मैंने प्रीति को एक ऐसा लॉकेट दे दिया था जिसमें ट्रेजर लगा हुआ था। बस अब मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि वह लॉकेट प्रीति के पास हो, ताकि लॉकेट की लोकेशन से मैं प्रीति तक पहुंच सकूं। जैसे ही मैंने लोकेशन चेक करने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये लोकेशन तो दूसरे शहर की थी। मुख्य विदेशी ही इस्तेमाल शहर के लिए निकल गया और कई घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार मैं उस जगह पर पहुंच चुका था जहां की लोकेशन मैंने ट्रेस की थी। मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। मैं ये सोच रहा था कि अगर प्रीति यहाँ अपनी मर्जी से हुई तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रीति के बिना कैसे रहूँगा, और अगर विराज ने प्रीति को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुँचाया होगा तो मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगा, कैसे मैं प्रीति से नज़रें मिला पाऊँगा। हजारों सवाल मेरे दिल में मौजूद थे, लेकिन उनके जवाब तो प्रीति ही दे सकती थी। मैं होटल के अंदर जाने ही लगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं रुक गया। मैं सोचने लगा, अगर मैं विराज के सामने जाकर प्रीति के लिए खतरा बन गया तो क्या होगा। मैंने वही इंतज़ार करना सही समझा। मुझे यकीन था कि किसी न किसी के साथ तो विराज होटल से बाहर चला जाएगा, और वही हुआ। कुछ घंटों के बाद विराज मुझे होटल से निकलकर बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। मैं नहीं जानता था कि मेरे पास कितना वक्त है, इसलिए मैं विदेशी अंदर की तरफ गया और उसके कमरे के बाहर रुक गया, जिसका अंदर लॉकेट मौजूद था। मैंने अपने धड़कते हुए दिल पर काबू करते हुए दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से प्रीति की सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी। कौन? प्रीति, मैं राहुल, दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा। लेकिन मेरी आवाज़ सुनते ही प्रीति आग बबूला हो गई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? पहले ही मेरा भरोसा तोड़कर और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके सुकून नहीं मिला, जो अब मेरा तमाशा देखने चले आए हो। प्रीति बंद दरवाजे के पीछे से चीखी। मैंने हैरानी से कहा, प्रीति, हाँ तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम दरवाज़ा खोलो तो हम बैठकर बात करते हैं, मैंने प्रीति से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। प्रीति ने मुझसे कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। वह विराज जिसके हाथों तुमने मेरी इज्जत, मेरे भरोसे का सौदा कर दिया, वह दरवाज़ा बाहर से ताला लगा कर जाता है ताकि मैं भाग न जाऊँ, प्रीति ने चिल्लाते हुए कहा और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने पास रखी हुई मास्टर की को इस्तेमाल करने का सोचा, और मेरी खुशकिस्मती की थी
कि उसी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर गया और अंदर से ताला लगा दिया और रोती हुई प्रीति की तरफ बढ़ा। अभी मैं प्रीति के करीब ही पहुंचा ही था कि प्रीति ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और बोली, अब मेरे सामने किसी तरह का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सच्चाई जान गई हूँ। तुमने अपनी कामयाबी के लिए मुझे विराज के हाथों के बीच दिया था। इतना गिर गए थे तुम, मैं यकीन नहीं कर सकती। प्रीति की बातें मेरे सर से गुजर रही थी। मैंने ज़बरदस्ती प्रीति को सीने से लगाया और उसे तसल्ली देने लगा। प्रीति कुछ देर तक मेरे सीने पर मुक्कों की बरसात करती रही, फिर थक कर मेरे सीने पर मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम इतने कामयाब थे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे दांव पर लगाने की? इतना तो सोचते मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। जब वो रो रो कर थक चुकी तो उसको देखते हुए मैं कहने लगा, प्रीति मेरी जान, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़रूरी तुम हो। तुम पर मैं अपना पूरा बिजनेस बार दूँ। मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें क्यों दांव पर लगाऊंगा? मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में दबाया, लेकिन यकीन दिलाया कि कोशिश की तो प्रीति ने मुझे अपने ऊपर बीती सारी कहानी सुनाई। फिर मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, वह विराज अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे माफ़ कर दो प्रीति, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। मैं तुम्हारा और विराज का रिसेप्शन का कार्ड देखकर ही पागल हो गया था। मुझे माफ़ कर दो। मुझे उसकी शर्त नहीं माननी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं लगातार उससे माफ़ी मांग रहा था अपनी गलती को। तभी प्रीति ने रोते हुए कहा, लेकिन राहुल, अब मुझे कौन अपनाएगा? इतना कहकर प्रीति फिर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। प्रीति, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा और हम उसी दिन शादी करेंगे जिस दिन से उस विराज ने कार्ड बंटवाए हैं। तुम चलो मेरे साथ। मैं उसका हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ और उसी वक्त हम दरवाजे पर हमें कुछ खटपट सी महसूस हुई, जैसे विराज वापस आ गया हो। प्रीति मुझे याद दिलाने लगी, राहुल, मेरे दस्तावेज। लेकिन मैंने होठों पर उंगली रखकर खामोश होने का इशारा किया और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर विराज अंदर आया कमरे में, मैंने प्रीति ने और उस पर हमला कर दिया, उसे अपने काबू में कर लिया। हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, लेकिन मैंने विराज को कुछ ही मिनटों में गिरा दिया और प्रीति को लेकर वहाँ से निकल आया। आते हुए हम विराज के कमरे की चाबी उसकी जेब से निकाल लाए थे। हम लोगों ने प्रीति के सारे दस्तावेज विराज के कमरे से निकाले। हम वह सारे दस्तावेज लेकर फ़ौरन वापसी की टिकट करा ली। शुक्र है सफ़र में प्रीति से माफ़ी मांगता रहा और अपनी मोहब्बत और बेगुनाही का यकीन दिलाता रहा। प्रीति को भी कहीं ना कहीं मेरी सच्चाई का यकीन हो चुका था, लेकिन वह मुझसे बहुत नाराज़ थी कि मैंने विराट की शर्त मान ली थी। प्रीति से ये बात छुपाई थी, जिसका भारी जुर्माना हम दोनों को चुकाना पड़ा। वापस आकर हम दोनों ने जल्द ही शादी कर ली थी। मैंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया था, जो बहुत ही कामयाब हुआ। दूसरी तरफ विराज को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी चाल नाकामयाब हो गई। अपनी नाकामी के गुस्से में वह पागल हो रहा था, जिसकी वजह से उसका अपने बिजनेस से ध्यान हट चुका था। उसके कई दुश्मन इसी इंतजार में थे और उसका ध्यान हटते ही कुछ ही हफ्तों में उसके दुश्मनों ने उसकी कंपनी को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि विराज का बिजनेस आधे से भी कम रह गया था। जब तक विराज को होश आया, पानी सर के ऊपर जा चुका था। प्रीति अब तक मुझसे राजी नहीं हुई थी, लेकिन मैं हर रोज़ उसे मनाता था। उम्मीद है कि वह बहुत जल्दी मान जाएगी और प्रीति भी जानती थी कि कुछ ही समय बाद जब वह विराज की दी हुई अजियत को भूलने के काबिल हो जाएगी तो वह मुझे माफ़ कर देगी और फिर हम दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ ही बाकी रह जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप देख रहे होंगे मेरे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ जितने लोग भी वीडियो देखें कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें।